हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सक्षम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे थे आने वाला एग्जाम जो यूपीपीसीएस है उसके लिए पीवाईक्यूज, जिसमें हमने पॉलिटी के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी में भी आज हमारा जो चैप्टर है वो 6 मतलब हमारी जो क्लास है वो 6th क्लास है। इससे पहले 5 क्लासेज में करा चुका हूँ। ठीक है, तो आज 6th क्लास के पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देख के चलते हैं। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, ठीक है, द गोल्डन क्वालिटेटिव प्रोजेक्ट इंडिया कनेक्ट्स। कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन किन मतलब किन किन राज्यों को आपस में जोड़ के चलती है, किन किन शहरों को आपस में जोड़ती है। तो ये जैसे क्या होता है कि प्रत्येक देश के ना कुछ महानगर होते हैं, तो आवागमन को सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए क्या किया जाता है कि उनको कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है, ताकि इसका मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करना, ताकि आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे और देश की जीडीपी में, देश की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो। तो इसके लिए क्या करता है प्रत्येक जो देश के महानगर होते हैं ना, उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये क्या है, भारत के महानगर हैं। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया है, इनको आपस में जोड़ने के लिए एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है, शुरुआत की थी। वो किन राज्यों को जोड़ती है, वो किन शहरों को जोड़ती है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हुए आगे बढ़ती है ये। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा, विच इज द फर्स्ट 14 लेन एक्सप्रेस ऑफ इंडिया। कह रहा भारत का 14 लेन महामार्ग कौन सा है। भारत का पहला ऐसा कौन सा एक्सप्रेस वे है जो 14 लेन का है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका जवाब। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे क्या है, भारत का पहला ऐसा महामार्ग है जो 14 लेन का है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या इसके बारे में और एक दो तथ्य पता हमें होना चाहिए। जैसे कि ये 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 से नियमित रूप से शुरू हो गया था। कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2021 से नियमित रूप से शुरू हुआ, नियमित रूप से शुरू हुआ है। और ये लगभग 96 किलोमीटर, कितना, 96 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 96 किलोमीटर। तो कह रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा एक्सप्रेस वे है जो 14 लेन का है। ठीक है, तो वो पहला एक्सप्रेस वे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, जो 1 अप्रैल 2021 से नियमित रूप से शुरू हुआ था और लगभग 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड इन इंडिया लोकेटेड। कि भारत में विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। ठीक है, तो भारत में विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, ये देख लेते हैं। तो लेह एवं मनाली, श्रीनगर एवं जम्मू कश्मीर, लेह एवं श्रीनगर। कह रहा भारत में सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, तो वो देखते हैं हम। तो लेह एवं मनाली, भारत में सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, तो लेह एवं मनाली, लेह एवं मनाली। ठीक है, लेह एवं मनाली जो भारत की सबसे ऊंची सड़क है, ये रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। किस दर्रे से होकर, रोहतांग दर्रा। कभी कभी पूछ सकता है कि भारत की सबसे ऊंची सड़क किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है रोहतांग दर्रे से। अब रोहतांग दर्रे के बारे में क्या दो बातें खासियत है, पहली, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दूसरी, ये लाहौल एवं स्पीति, कितना, लाहौल एवं स्पीति, ये 2 जिले हैं। लाहौल एवं स्पीति का प्रवेश द्वार कहते हैं किसको, रोहतांग दर्रे को। तो रोहतांग दर्रे को लाहौल एवं स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, अब देख लो, तो रोहतांग दर्रे से विश्व की सबसे ऊंची जो सड़क है वो मनाली से होकर गुजरती है। और रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। वैसे लाहौल स्पीति जिलों का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। कभी कभी पूछ सकता है आपसे कि लाहौल एवं स्पीति जिलों का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है, तो रोहतांग दर्रे को। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। रोहतांग दर्रा लेह एवं मनाली को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है,
तीसरा प्रश्न का आज का चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ठीक है, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नहीं है तो जैसे बंदरगाह पोर्ट्स जो होते हैं, बंदरगाह पोर्ट्स, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम, जो मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो प्राकृतिक बंदरगाहों के अंतर्गत भारत में जैसे मुंबई, ठीक है, मुंबई, मुंबई के अलावा कांडला, कांडला, कोच्चि, ठीक है, कांडला, कोच्चि, ये किस तरह से हैं? ये प्राकृतिक बंदरगाह हैं। जबकि कृत्रिम बंदरगाह में एक आता चेन्नई, चेन्नई, ठीक है, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, और एक प्राकृतिक बंदरगाह में कौन सा आता है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। तो कभी पूछे आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई भी है, कांडला भी है, कोच्चि भी है, विशाखापट्टनम भी है, और कृत्रिम में चेन्नई और तूतीकोरिन। तो कृत्रिम बंदरगाह यहाँ पूछ रहा है कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, अर्थात कौन सा पूछ रहा है? कृत्रिम बंदरगाह। जब प्राकृतिक नहीं है तो कैसा है? कृत्रिम है। तो कृत्रिम कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। बाकी कांडला, पारादीप, मुंबई सब कैसे हैं? तो ये है प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, चलते हैं अब आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि विशाखापट्टनम जो है ये वाला भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, और सबसे प्राचीन बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का मुंबई है। ठीक है, कांडला एक ज्वारीय पत्तन है। चेन्नई भारत के सबसे प्राचीन बंदरगाहों में से कृत्रिम बंदरगाह है। इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, कांडला एक ज्वारीय पत्तन है, चेन्नई पूर्वी तट पर स्थित भारत के प्राचीन बंदरगाहों में से एक है और कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, इसी तरह से इनकी अपनी अपनी कुछ खासियत है, वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज सम्मिलित हैं। कह रहा है स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 5। तो आगरा, दिल्ली एवं जयपुर, इसका सीधा सवाल क्या है? आगरा, दिल्ली एवं जयपुर, क्योंकि ये एक ट्राइंगल की तरह संरचना बनाते हैं, इसलिए इनको स्वर्ण त्रिभुज कहा गया है। कहा गया है स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्राइंगल कहा गया है। आगरा, दिल्ली एवं जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है आज का। कुछ बंदरगाह दे रखे हैं और उनको क्या लगाना है? हमको उनकी अवस्थिति के हिसाब से उन्हें सेट करना है। ठीक है, जैसे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है, जवाहरलाल है, बीओ चिदम्बरम है, मार्मो गांव है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको गुजरात में, गुजरात में। ठीक है, जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, ये मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। मर्मुगांव कहाँ मिलेगा आपको? गोवा में। आपको इससे याद रखें, जैसे गोवा, गोवा, ठीक है, मार्मो गोवा, तो गोवा में मिलता है। बीओ चिदम्बरम कहाँ मिलेगा आपको? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। अब इसको मिला लेते हैं। तो ए का गुजरात कहाँ पहुंचेगा? ए का दूसरा, ए का दूसरा किधर है? तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ए का दूसरा, बी का क्या हो जाएगा? तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, तीसरे का पहला, तो तीसरे का पहला। इसी तरह से आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर से पोर्ट वाला ही है। ठीक है, बंदरगाह है और उनके और जो जहाँ स्थित है उन राज्यों का नाम दे रखा है। ठीक है, जैसे अलेप्पी कहाँ स्थित है? तो अलेप्पी केरल में स्थित है, अलेप्पी केरल में। एन्नौर कहाँ है? तमिलनाडु में। एन्नौर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पारादीप, पारादीप आपका मिलेगा उड़ीसा में। और काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश में जाता है। काकीनाडा कहाँ चला जाएगा? आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब इसी तरह से आप देख लो। तो
तो अलप्पी कहाँ है? अलप्पी केरल में। तो ए का कौन सा हो जाएगा? तीसरा। ए का तीसरा एन्नोर। एन्नोर कहाँ मिलेगा आपका? तो एन्नोर मिलेगा तमिलनाडु में। तो बी का चौथा, ए का तीसरा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर, 7th का क्या आंसर है? तो आंसर है डी। ठीक है। चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? पूछ रहा है ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर नहीं है। ठीक है। तो पूर्वी तट मतलब जैसे मैंने उस दिन आपको बताए थे, जैसे ये भारत का मतलब प्रायद्वीपीय भारत है, और जो जितने भी बंदरगाह मिलेंगे वो आपको तटीय इलाके में मिलेंगे। तो जो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा वेस्ट, पश्चिमी, ये क्या है पश्चिम, और ये क्या है पूरब। ठीक है। तो इधर की साइड जो बंदरगाह स्थित होंगे उनको कहेंगे पूर्वी बंदरगाह, और इधर होंगे तो उनको कहेंगे पश्चिमी बंदरगाह। तो पश्चिमी बंदरगाह के अंतर्गत जैसे क्या क्या आता है हमारा, गुजरात में हमारा कौन सा आता है? कांडला बंदरगाह। मुंबई में, महाराष्ट्र में जाओगे तो मुंबई और नहासाबाद। ठीक है। गोवा में आओगे तो मर्मो गोवा जो है, मैं लिख देता हूँ, जैसे कांडला, कांडला, मुंबई, निहावा सेवा, निहावा, निहावा सेवा। ठीक है। फिर मार्मो गोवा, मार्मो गोवा। फिर न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। फिर कौन सा है? एक कोच्चि। ठीक है। ये सारे के सारे बंदरगाह कहाँ मिलेंगे आपको? तो ये मिलेंगे पश्चिमी। पूछ कौन सा? पूर्वी तट पर नहीं है। अब पूर्वी तट पर नहीं है तो मतलब क्या? पश्चिम में होगा। अब आप इनमें से देख लो, जैसे कि चेन्नई आपको कहाँ मिलता है? यहाँ पे। तो चेन्नई कहाँ हो जाएगा? पूर्वी तट पर। ठीक है। चेन्नई बंदरगाह। फिर पारादीप, पारादीप आपको ऊपर मिलेगा उड़ीसा में। ठीक है। तो पारादीप यहाँ पे हो जाएगा पूर्वी तट पर। फिर क्या है? तूतीकोरिन भी यहीं हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक। पूर्वी तट पर और कौन सा बंदरगाह है? तो वो है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक है। और कौन सा मिल जाएगा यहाँ पे? हल्दिया। ठीक। कोलकाता बंदरगाह। ठीक। तो इस तरह से पश्चिमी और पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है वो मैंने आपको बता दिए। अब पूछ रहा है पूर्वी तट का नहीं है। तो पूर्वी तट का नहीं का मतलब क्या है? तो पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर है। तो पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह मिल जाएगा आपको? कांडला बंदरगाह। ठीक है। अब इसी तरफ से आप देख लेना कि पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह है? कांडला है, मुंबई है, नेहवा सेवा है, मार्मोगोवा है, न्यू मंगलोर है, कोचीन है। पूर्वी तट पर जाओगे तो हल्दिया है, पारादीप है, चेन्नई है, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम है। ठीक है। चलते हैं आज के हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का प्रश्न है 9। कह रहा भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा सी, चेन्नई। चेन्नई कैसा बंदरगाह है? तो चेन्नई खुला सागरीय बंदरगाह। खुला सागरीय बंदरगाह से तात्पर्य होता है कि जब वहां पे जहाज आते हैं तो वो तट से थोड़ा दूर रुक जाते हैं। ठीक है। वो तट तक नहीं आ पाते, बंदरगाह के तट तक नहीं आ पाते, तट से थोड़ा दूर ही रुक जाते हैं। ठीक है। तो खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? तो वो है चेन्नई बंदरगाह। अब क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं इसका। वैसे तो मैंने ये करा दिया। जैसे मर्मुगांव मैंने बताया आपको गोवा में है, पारादीप उड़ीसा में, न्यू मंगलोर कहाँ पे? कर्नाटक में है, मुंद्रा। ठीक है। ये जो है मुंद्रा, ये आंध्र प्रदेश में न होकर कहाँ पे है मुंद्रा? ये गुजरात में है। तो कभी पूछे कि मुंद्रा बंदरगाह कहाँ पे? गुजरात में। और ये कैसा है? निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। ठीक है। निजी क्षेत्र का बंदरगाह है जो अडानी पोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो निजी क्षेत्र का बंदरगाह है मुंद्रा, किस आंध्र प्रदेश में होकर कहाँ पे है? गुजरात में। तो पूछ कौन सा रहा है कि नहीं है? तो नहीं है का मतलब क्या है? जो एक सही सम्मिलित नहीं है वो है डी। डी मतलब मुंद्रा, आंध्र प्रदेश। इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट इज, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मैं इस प्रश्न को आपको करा चुका हूं, पर फिर भी देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको खुद बताया था कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर। ठीक है। फिर एक बार बता दूं कि कांडला कैसा बंदरगाह है? कांडला एक ज्वारीय पत्तन है और गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात का एक ज्वारीय पत्तन है। ठीक है। ज्वारीय, कभी कभी पूछ सकता है, तो ज्वारीय पत्तन है।
ऐसे ही विशाखापट्टनम क्या है, तो विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारी पत्तन है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ कच्छ? कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है? ठीक है, 12 सी, कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो वो है कांडला बंदरगाह, कच्छ की खाड़ी में। तो ये गुजरात की कच्छ खाड़ी में, कच्छ खाड़ी में। अभी मैंने बताया था कांडला कैसा बंदरगाह है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? तो एक ये ज्वारीय बंदरगाह है। सॉरी, ठीक है। तो गुजरात की किस खाड़ी में? कच्छ की खाड़ी में है कांडला बंदरगाह। विच पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन सम्मिलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच? तो चेन्नई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कोचीन प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है। कांडला एक ज्वारीय पत्तन है। ठीक है, तो अभी मैंने, अगर आपने मेरे इससे पहले 2 से 3 क्वेश्चन ध्यान सुने होंगे तो मैंने बताया था कि चेन्नई नहीं है, भारत का सबसे गहरा पत्तन कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कैसा बंदरगाह है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाहों में से एक है और देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला कौन सा है? पहला मुंबई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा प्लीज अरेंज द फॉलोइंग इंडियन पोर्ट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पूछ रहा है कि नॉर्थ से साउथ इनको लगाना है हमें। नॉर्थ से साउथ लगाते हैं अभी। जैसे आप जाओगे तो कोच्चि कहाँ है? केरल में। मर्मुगांव गोवा, मर्मुगांव गोवा। न्यू मंगलौर कहाँ मिलेगा? कर्नाटक। और न्यावा शेवा महाराष्ट्र। कहाँ मिलेगा न्यावा शेवा? न्यावा शेवा मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। अब क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण लगाना है। उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अब देखिए ये है उत्तर से दक्षिण, मतलब इधर से, जैसे उत्तर से दक्षिण इधर से ऐसे लगाना है नीचे की तरफ, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण यहाँ पे पहला क्या आएगा आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आएगा, फिर क्या आएगा? गोवा आएगा, फिर कर्नाटक आएगा, फिर केरल आएगा। इसी क्रम में रख दीजिए। जैसे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कौन सा है? न्यावा शेवा। तो उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो 4। ठीक है, फिर कौन सा आएगा? गोवा। 4 2 4 2 3 1 4 2 3 1, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? 14th का बी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलते हैं अपने आज नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं है। ठीक है, तो भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का क्या नहीं है? पर्याप्त विकास नहीं है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। फिर मैंने आपको कल बताया था ना कथन कारण वाले प्रश्न। ठीक है, तो उसी में से एक ये भी है कि जैसे भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब क्यों नहीं हुआ है वो इसका कारण से इसकी व्याख्या करवा रहा है। तो वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आप देखोगे तो भारत में क्या है कि ज्वारी पत्तन जो होते हैं वो नदियों के किनारे या सागरों के किनारे होते हैं। तो नदियों के किनारे जो पत्तन होंगे वो इसलिए नहीं पनप पाए हैं, इसलिए विकसित नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में साल के 4 महीने ही बरसात होती है और वो नदियां जो हैं बरसात पर निर्भर करती हैं। जब बरसात नहीं होगी तो सीधी बात है नदियों में पानी नहीं होगा तो पत्तन बनेगा कैसे? बंदरगाह विकसित कैसे होगा? इसलिए अंतर्देशीय बंदरगाहों की भारत में उस अनुपात में
भारत में उस अनुपात में विकास नहीं हो पाया है जितने अनुपात में भारत एक विशाल देश है अनुपात होना चाहिए था। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों, अंतर्देशीय नदियों में क्या है, साल के 4 महीने पानी रहता है, तो पानी की कमी के कारण उसमें मतलब हमारे यहाँ पे बंदरगाहों का उतना विकास नहीं हो पाया है। तो ये कथन और कारण दोनों सही है, कथन की व्याख्या ये करता है। ठीक है, अब पूछ रहा है नागा, कुकी, मैतेई, मिलई समुदाय रहते हैं। नागा, कुकी, मैतेई, मिलई समुदाय पूछ रहा है कहाँ पर रहते हैं। 16। तो ये नागा, कुकी, मैतेई सब कहाँ की है? ये मणिपुर समुदाय है, मणिपुर की जनजाति है। ठीक है, नागा, कुकी, मैतेई, मिलई सीधे मणिपुर की जनजातियां हैं। ये कह रहा निम्नलिखित पहाड़ी जातियों को पश्चिम से पूर्व, कहाँ से? पश्चिम से पूर्व मतलब पश्चिम से पूर्व, इस तरह से लगवा रहा। तो नागा, खासी, गारो, नागा जयंतियां, देखिए नागा जो मिलेगी आपको वो कहाँ मिलेगी? नागालैंड के आसपास। ठीक है, आप पश्चिम से पूरब देखोगे तो यहाँ पे जो सबसे पहले बाद में आएगी वो नागा आएगी। अब ये देखना है कि नागा किस किस में बाद में है। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया तीनों मेघालय में पड़ती है और मेघालय के पूर्व में आता है नागा। तो नागा से देखो पूरा पश्चिम से पूरब, तो जिस जिसमें नागा है वही आके वही आपका सही जवाब होगा। तो गारो, खासी, जयंतिया इसका सही जवाब हो जाएगा। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय की और नागा नागालैंड की जनजाति है। तो इस तरह गारो, खासी, जयंतिया इसका सही जवाब हो जाता है। विच टू द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, ट्राइब्स दे रखे हैं और उसके स्टेट्स दे रखे हैं। पूछ रहा है कि इनमें कौन कौन सा सही है। ठीक है, जैसे कोरिया, केरिया जो है उड़ीसा में होती है। ठीक है, ठीक, और पालियान तमिलनाडु में, यान्दी राजस्थान में, कुकी उत्तर। देखो जो कुकी होती है वो उत्तर प्रदेश में ना होकर पूर्वोत्तर भारत में मिलती है। ठीक है, कुकी समुदाय पूर्वोत्तर भारत में आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आसपास मिलेगी। तो ये गलत हो जाता है। कह रहा कहीं सही सुमेलित है, तो जिस जिसमें 2 है पहले उसको हटा दो। ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, इसका मतलब एक में भी 4, बी में भी 4 है और सी, डी में भी 4 है, तो 4 तो हमारा सही होगा। अब देख लेते हैं हम दूसरा और तीसरा। तो यान्दी जो है ना, यान्दी वो राजस्थान में नहीं मिलती, यान्दी मिलती है हमारी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो इस तरह से ये भी कट जाएगा। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा हमारा? 1 और 4। ठीक है, तो 1 और 4 इसका सही जवाब हो जाता है। तो 18th का बी। पानी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करवा रहा है। ठीक है, तो कर देते हैं सुमेलित। क्या है, जैसे गद्दी कहाँ मिलेगी आपको? गद्दी जनजाति मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगी आपको? हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में। टोडा तमिलनाडु में। कहाँ मिलेगी टोडा? तमिलनाडु में। टोडा जनजाति आपको कहाँ मिलेगी? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में। खासी, गारो, खासी, जयंतिया मैंने अभी आपको बताई थी, ये मेघालय की जनजाति है। और नागा, नागा मिलेगी आपको मणिपुर में, मणिपुर या नागालैंड के आसपास। ठीक है, मिला देते हैं। तो गद्दी हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश कहाँ है दूसरा? तो ए का दूसरा, ए का दूसरा मतलब आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर डी, क्योंकि बी का क्या हो जाएगा? बी का होगा का चौथा, तो बी का चौथा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। फिर से जनजाति वाला है, पूछ रहा है कौन सी जनजाति कहाँ है। तो मीना आपको देखने को मिलते हैं राजस्थान में। मीना जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? राजस्थान में। संथाल जनजाति आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। ठीक है, टोडा आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी।
और भोटिया आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो भोटिया आपको मिलेगी उत्तराखंड में देखने को, उत्तराखंड में देखने को, यूके। अब देख लेते हैं ए का तीसरा, ए का तीसरा इसका मतलब ये दोनों कट गए, ठीक है। ए का तीसरा संथाल, बी का झारखंड, तो बी का दूसरा, ए का तीसरा बी का दूसरा, आंसर हमारा क्या हो जाता है? एक, ठीक है, आंसर हमारा ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी, पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, इसरो की स्थापना कब हुई थी, वो ये पूछ रहा है। तो इसरो की स्थापना आप देखने को मिलेगी 15 अगस्त 1969 को। इसरो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना आपको कब मिलेगी देखने को, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। और हमारा जो पहला प्रक्षेपण यान था आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट, वो किसके सहयोग से? वो सोवियत संघ के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था। सोवियत संघ के सहयोग से क्या किया गया था? प्रक्षेपित किया गया था। तो कब किया गया था? तो वो किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। कब? 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। कभी पूछ लेता है तो भारत का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो जो हमारा उपग्रह जो प्रक्षेपित किया गया था तो वो था आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ, जो आज का रूस है, उसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो क्या हो जाएगा इसका सवाल? 21 का बी, 21 का बी। कह रहा है मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। टाइप्स दे रखे हैं और स्टेट दे रखे हैं, उनको हमें क्या करना है? मिलाना है। तो देखो अंगामी, जैसे पहले देखते टोडा, टोडा कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु में, टोडा तमिलनाडु। मोपला केरल में, खासी मेघालय में, मेघालय, ठीक है। तो अंगामी कहाँ चली जाएगी? नागालैंड में, नागालैंड में। अब देखते हैं ए का चौथा, तो इसका मतलब ये दोनों गलत हो जाते हैं। अब जो भी हमारा आंसर होगा ए और बी में से होगा। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का मतलब क्या है? केरल, सी का मतलब तीसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक। आंसर हमारा क्या मिल जाएगा हमें? ए मिल जाएगा। तो 22 का क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, युग पूछ रहा है, ठीक है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, ये सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये भी सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ये भी सही है। सही नहीं है तो वो है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, ये श्रीनगर में न होके कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। श्रीनगर में नहीं है बल्कि लखनऊ में है। श्रीनगर में केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान है। तो श्रीनगर में कौन सा है संस्थान? केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, ठीक है। तो ये इसका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? हैदराबाद। भारत में सुनामी वार्निंग, जहाँ सुनामी आएगी तो वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए अगर कोई सेंटर बनाया गया है तो वो कहाँ बनाया गया है? वो है हैदराबाद में, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष का प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा अवस्थित है। ये मैंने कल आपको कई बार बताया था ये प्रश्न कि ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में क्या है? पुलिकट झील है। पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा द्वीप है। हरिकोटा द्वीप में ही प्रक्षेपण, इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कौन सा? सतीश धवन। क्या नाम है उसका प्रक्षेपण केंद्र का? तो वो है सतीश धवन, सतीश धवन, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष यान केंद्र जो है वो सतीश श्रीहरिकोटा में किस झील पे है? तो पुलिकट झील पे है। किस झील पे है? पुलिकट झील, पुलिकट झील। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ आपको रिफाइनरीज दे रखी हैं और दूसरी तरफ आपको दे रखे हैं उसके राज्य, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है।
जैसे कि तेल शोधन शाला में बीजना मध्य प्रदेश में, ये ठीक है। नूनतामी असम, ये भी ठीक है। मनाली ये, लेकिन बादनार पंजाब में न होके कहाँ पे है? बादीनार राजस्थान में है। ठीक, कहाँ पे है? पंजाब में नहीं होके कहाँ मिलेगी आपको बादीनार? तो बादीनार मिलेगी आपको, सॉरी मिस्टेक हो गई। ठीक है, पंजाब में न होके बादीनार कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा गुजरात में। गुजरात बादीनार रिफाइनरी कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, बादीनार रिफाइनरी कहाँ मिलेगी आपको? गुजरात में। का बांग्ला उत्सव निम्न राज्यों में किस में मनाया जाता है? पूछ रहा बांग्ला उत्सव निम्न राज्यों में से किस में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेघालय में। तो मेघालय मैंने आपको बताई थी गारो खासी जयंतियाँ, तो गारो जनजाति के लोगों द्वारा, गारो जनजाति, तो गारो जनजाति के लोगों द्वारा क्या है? बांग्ला उत्सव मनाया जाता है। और इस उत्सव में गारो जनजाति के लोग क्या करते हैं? तो वो सूर्यदेव की पूजा करते हैं। ठीक है, सूर्य नारायण की पूजा करते हैं गारो जनजाति के लोग। कहाँ पे? मेघालय में। किस उत्सव में? तो बांग्ला उत्सव में। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास का आधार है। तो वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास का आधार परिवहन एवं संचार। वैश्विक गांव मतलब पूरी दुनिया ही एक गांव की तरह है। जैसे हम मोबाइल चला रहे हैं, हम बैठे हैं अपने कमरे, अपने घर के एक छोटे से कमरे में, पर उस मोबाइल से क्या होता है? संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन ब्रिटिश में क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, देश के कोने कोने में हम बैठ के किसी भी देश के किसी भी घर में किसी भी कोने में पूरी दुनिया की खबर रख सकते हैं। तो वैश्विक गांव की संकल्पना का मतलब क्या है? वो परिवहन से है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं, और वो संचार से है कि आप बैठे बैठे ही पूरी दुनिया की खोज खबर ले सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से। तो वैश्विक गांव की संकल्पना किस पे आधारित है? परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है, जब आपको पूरी दुनिया ही एक गांव की तरह प्रतीत होने लगे। ठीक है, पश्चिमी घाट कुमारी, स्थानांतरित कृषि पूछ रहा है, तो पश्चिमी घाट में कुमारी है। तो ए का कौन सा हो जाएगा? तो इसका मतलब ये दोनों तो कट गए। दक्षिण पूर्वी राजस्थान बालतरे। ठीक है, आप देख लेते हैं। तो बी का दूसरा, ए का, तो बी का, ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। और सी का क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी भारत में झूम। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दहिया। तो झूम कृषि जो होती है ना, झूम कृषि जो क्या कहते हैं, तो जनजाति लोग होते हैं ना, वो जंगलों को काटते जाते हैं, उसमें कृषि करते जाते हैं। जैसे ही उस कृषि में उसकी मृदा के उपजाऊपन खत्म होता है, वो उसको छोड़ते हुए फिर अगले जंगल को जाके काटते हैं, वहां पे कृषि करते हैं। वहां पे अगर आपका उपजाऊपन कम हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं कृषि को, फिर अगले जंगलों को काटते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? झूम घूम घूम के जो खेती की जाती है उसको कहते हैं झूम खेती। वो प्रत्येक राज्य में पहले की जाती है। जैसे पूर्वोत्तर भारत में जो कृषि, उसको झूम खेती कहते हैं। राजस्थान में बालतरे कहते हैं। पश्चिमी घाट का जो इलाका है हमारा, उसमें कहते हैं कुमारी। इस तरह से प्रत्येक राज्य में उसको अलग अलग नाम दिया गया है, जो जनजाति लोग खेती करते थे। ठीक है, तो जैसे पश्चिमी घाट में उसको कुमारी कहते हैं, तो ए का क्या हो जाएगा? चौथा। राजस्थान में उसको बालतरे कहते हैं, तो बी का दूसरा। उत्तर पूर्वी में उसको कहते हैं झूम, तो सी का क्या हो जाएगा? तीसरा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए। ये आपको कुछ खनिज अन्वेषण अवनकरण दे रखे हैं, उनका मुख्यालय दे रखा है। जैसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस ओएनजीसी जो है, वो आपका उसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? नई दिल्ली में। ठीक, तो अब ए का चौथा जहाँ आ रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब डी खत्म और बी खत्म। ठीक है, तो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, खनिज अन्वेषण ये आपको कहाँ मिलेगा? खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये आपको मिलेगा नागपुर में। ठीक है, तो नागपुर, बी का तीसरा। बी का तीसरा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। अब सी का दूसरा, राष्ट्रीय खनिज, सी का क्या हो जाएगा? दूसरा, और ये पहला। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये आपको मिलेगी भुवनेश्वर में। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाता है कौन सा? 31 का। 31 का क्या हो जाता है? सी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ए का क्या हो जाएगा? चौथा। ए का चौथा हो गया। और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये आपका है हैदराबाद में, नागपुर में, सॉरी। ठीक, तो ये इसका जवाब हो जाएगा आपका बी का दूसरा। तो बी का तीसरा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम,
ये आपका मिलेगा हैदराबाद में। तो सी का दूसरा, डी का पहला। ठीक है, तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाता है? तो सही जवाब हो जाता है हमारा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थैंक्स। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, और मैं आपके लिए फिर से अगला लेक्चर बहुत जल्दी से लेकर आऊँगा। और मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है आप लोगों से कि आपको मेरे द्वारा कराए जा रहे प्रश्न अच्छे समझ में भी आ रहे होंगे, और जो प्रश्नों के साथ-साथ मैं अगले प्रश्न की भी तैयारी कर रहा हूँ, वो भी काफ़ी समझ में आ रही होगी। तो इसी तरह से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें सपोर्ट करिए, थोड़ा-सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। जय हिंद।